हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संबोध एकेडमी फॉर एजुकेशन पर। और काफ़ी दिन से हमारी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मुझे थोड़ा काम था और कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था, तो समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए सॉरी। और आज से हमारी क्लास जो है रेगुलर होगी और आज हम फरवरी करंट अफेयर्स की जो है पार्ट 1 लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। और एक और न्यूज़ है आपके लिए कि जो लेखपाल की वैकेंसी है 5200 वैकेंसी वो आने वाली हैं, तो आप जो है तैयारी में लगे रहिए। चलिए बात करते हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं। इसकी 24वीं बैठक जो है 28 फरवरी को उड़ीसा में भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित की गई है और गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बैठक के उपाध्यक्ष थे। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर ओराम बैठक में शामिल हुए। तो चलिए हम देखते हैं क्षेत्रीय परिषद क्या होती है। तो क्षेत्रीय परिषद होती है केंद्र एवं राज्यों के बीच मिलकर काम करने की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट संसद द्वारा पारित किया गया था। और इस कानून के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई थी, यानी ये मूल संविधान में नहीं था। 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून द्वारा संसद द्वारा इसको जो है पारित किया गया था। और ये 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 4 राज्य। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को रखा गया है। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव और दादर नगर हवेली। दमन दीव और दादर नगर हवेली जो है हाल ही में इन्हें जॉइंट कर दिया गया है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी शामिल है। और ये 5 जो है क्षेत्रीय परिषद हैं, जैसे NR, CR, WR, ये ऐसे हम जो फॉर्म भरते हैं SSC का तो उसमें होती है। तो क्षेत्रीय परिषद क्या है, मूल संविधान में नहीं थी। 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून द्वारा संसद द्वारा इन्हें इस कानून को पारित किया गया था। तो ये संसद द्वारा पारित एक कानून के तहत स्थापित परिषदें हैं। चलिए आगे चलते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों के जीवन में विज्ञान के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना, जिससे लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख सकें और विज्ञान प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना है। यह दिवस रमन प्रभाव की खोज में जो रमन इफेक्ट था उसकी खोज की स्मृति में मनाया जाता है, क्योंकि CV रमन ने 1928 यानी 1928 को इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी। और इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जो मुख्य विषय यानी थीम था, वो थीम क्या थी, विज्ञान में महिला यानी वुमेन इन साइंस। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसकी थीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और 28 फरवरी 1987 को पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने फोटोन कणों के लचीले वितरण की अद्वितीय घटना की खोज की थी, जिसके बाद में रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। और इसके 2 वर्ष बाद ही 1930 में CV रमन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था और विज्ञान के क्षेत्र में किसी भारतीय को दिया जाने वाला पहला नोबेल पुरस्कार था। तो विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता, जीतने वाले कौन थे, सर CV रमन। चलिए आगे चलते हैं। भारत और म्यांमार के बीच आधारभूत संरचना, ऊर्जा, संचार और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते भारत की यात्रा पर आए म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट, ये यहाँ के अब फिलहाल इनके राष्ट्रपति हैं म्यांमार के, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू विन मिंट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 27 फरवरी को हुए द्विपक्षीय वार्ता के दौरान हुए। इस वार्ता में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय हितों के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया और भारत की एक्ट ईस्ट पड़ोसी पहले की नीति जो है
और म्यांमार की गुटनिरपेक्ष नीति को पुष्टि की गई और दोनों नेताओं ने आपस में मजबूत संबंध बनाने की प्रतिबद्धता दर्शाई। और भारत की इम्फाल और म्यांमार के मांडले के बीच समन्वित बस सेवा इस साल अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन वो अभी शुरू नहीं हो पाई है। इम्फाल और म्यांमार के मांडले म्यांमार, जो मांडले जेल थी वो म्यांमार में थी, जो भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था उस समय। तो इम्फाल यानी मणिपुर की राजधानी इम्फाल और म्यांमार के मांडले के बीच समन्वित बस सेवा शुरू होने वाली है और एकीकृत चेक पोस्ट भी जो है बनाया जाएगा। और ये 26 से 29 फरवरी तक भारत की यात्रा पर रहे। तो म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है? ऊ विन मिंट। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंधन बैंक पर नई शाखाएं खोलने के प्रतिबंध को अब हटा दिया है। आरबीआई ने बंधन बैंक की ओर से एक वित्तीय वर्ष में खोले जाने वाले कुल बैंकिंग शाखाओं में से करीब 25% शाखाएं ग्रामीण इलाकों में खोले जाने का आदेश दिया है, जहां बैंकिंग सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। तो प्रतिबंध को हटाया गया है और कहा गया है कि जितनी भी आप शाखा खोलेंगे उसकी 25% जो शाखाएं ग्रामीण इलाकों में आप खोलिए। चलिए, बहुत अच्छा कार्य है। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने जगन्ना वास्थी दिवेना योजना की शुरुआत की है। कौन सी योजना? जगन्ना वास्थी दिवेना योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा के बाद विभिन्न पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों को छात्रावास और भोजनालय के लिए वित्तीय मदद देने का प्रावधान है। इस योजना पर 2300 करोड़ रुपए खर्च आएगा। यानी इंटर के बाद जब बच्चा जो है हॉस्टल में रहेगा तो वहाँ हॉस्टल की और खाने की फीस जो है सरकार देगी। और इसमें कैसे देगी? इसमें जो है पॉलिटेक्निक, आईटीआई, स्नातक और स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा लेने वाले जो 11,87,904 छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। यानी आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा लेने वाले। और प्रत्येक वर्ष फरवरी और जुलाई में 2 किस्तों में लाभार्थियों को जो है कि माताओं के खाते में राशि जमा की जाएगी। और इसके तहत आईटीआई छात्र को 10,000 रुपये, पॉलिटेक्निक छात्रों को 15,000 रुपये, जबकि स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्रों को 20,000 रुपये दिए जाएंगे। तो बहुत अच्छी स्कीम है विद्यार्थियों के लिए। जगन्ना वास्थी दिवेना, आंध्र प्रदेश की ये स्कीम है, जगन्ना वास्थी दिवेना। चलिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो भारत यात्रा रही 24 से 25 फरवरी को भारत यात्रा पर ये रहे। उनकी पहली भारत यात्रा थी और पहले वे अहमदाबाद आए, उसके बाद आगरा और फिर नई दिल्ली का उन्होंने दौरा किया। और गुजरात में साबरमती आश्रम और दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सहित कुछ प्रमुख स्थानों का उन्होंने दौरा किया था। और चलिए देखते हैं, अहमदाबाद में जो उन्होंने उतरते ही जो शो किया था उसे इंडिया रोड शो बोला गया है। क्या बोला गया? इंडिया रोड शो। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के इस यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद से की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति ट्रंप की अगवानी की थी। वहाँ दोनों नेता करीब 22 किलोमीटर लंबे भव्य रोड शो में भाग लिया, जिसका नाम इंडिया रोड शो दिया गया था। चलिए, CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नीति कुमार हैं, जिन्हें SERB यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। और उन्हें पुरस्कार 28 फरवरी को यानी विज्ञान भवन में होने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह के दौरान भारत के राष्ट्रपति ने प्रदान किया। और पुरस्कार के तहत साइंटिस्ट को विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड 15 लाख रुपए की धनराशि देता है, जो उसे 3-3 साल के उपरांत 5-5 लाख रुपए के रूप में 3-3 साल के उपरांत मिलती रहती है। और डॉक्टर नीति कुमार को यह पुरस्कार मलेरिया की रोकथाम के लिए वैकल्पिक दवाओं और नवीन लक्ष्यों की खोज के लिए मिला है। तो जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं CSIR की डॉक्टर नीति कुमार, उन्हें साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 दिया गया है। इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। चलिए, अब WHO, यूनिसेफ और मेडिकल जर्नल नेशन ने हाल ही में ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स और फ्लोरेसिंग इंडेक्स यानी खुशहाली पर इंडेक्स पर रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में तो 77वें स्थान पर
काबिज है। और फ्लोरेसिंग इंडेक्स यानी खुशहाली में दुनिया के 180 देशों में से 131वें नंबर पर यानी खराब स्थिति है। और इसे दुनिया भर के 40 से ज़्यादा बाल एवं किशोर स्वास्थ्य विशेषज्ञों के आयोग ने तैयार किया है। तो यानी सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत 77 में 77 और फ्लोरेसिंग इंडेक्स यानी खुशहाली सूचकांक में 131वें नंबर पर काबिज है। चलिए, अभी ब्रुनई में वैज्ञानिकों ने घोंघे की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस प्रजाति का नाम पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग जो स्वीडन की हैं उनके नाम पर क्या रखा गया है, क्रास्पेडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग इसका नाम रखा गया है। और ये घोंघा 2 mm लंबा और 1 mm चौड़ा है। और घोंघों की यह प्रजाति कैनोगैस्ट्रोपॉइड्स समूह से संबंधित है। और ये जो है तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव और जंगलों की कटाई का इस पर असर होता है, इसलिए तापमान से संबंधित करते हुए एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर इनका नाम रखा गया है। और उस घोंघे की प्रजाति को हम देख लेते हैं। ये वो घोंघे की प्रजाति है, ये वो घोंघा है इसका नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। इस पर तापमान का बहुत ज़्यादा असर होता है। चलिए, ICJC यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में 22 से 23 फरवरी को किया गया है। और इस सम्मेलन में 47 देशों के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और UN के प्रतिनिधिमंडल और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग नीदरलैंड में है के जजों ने हिस्सा लिया। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसका समापन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन से हुआ। और इसकी जो थीम थी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न्यायपालिका और बदलता विश्व, इसकी थीम रखी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन 22 से 23 फरवरी दिल्ली में किया गया। थीम थी न्यायपालिका और बदलता विश्व। चलिए आगे बात करते हैं। न्यूजीलैंड के रॉस टेलर ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और T20 में 100 से ज़्यादा मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ये उपलब्धि 21 फरवरी को न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत के खिलाफ खेले गए अपने 100वें टेस्ट खेलते हुए हासिल की। और ये न्यूजीलैंड के हैं रॉस टेलर और इन्होंने तीनों फॉर्मेट में जो है 100 से ज़्यादा मैच खेलने वाले ये पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जो तीनों फॉर्मेट में 100 से ज़्यादा मैच खेल चुके हैं। भारत के रोहित शर्मा और पाकिस्तान के शोएब मलिक इनके आसपास हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यूपी में करीब 52,806.25 टन जो स्वर्ण अयस्क है यानी जहाँ से सोना निकाला जाता है, जिस अयस्क से सोना निकाला जाता है वो 52,806.25 टन स्वर्ण अयस्क के भंडार का पता लगाया है। और यह स्वर्ण अयस्क जो राज्य के सोनभद्र जिले में सोन पहाड़ी और हरदी एरिया में पाया गया है। सोनभद्र जनपद में सोना खोजने के प्रयास लगभग 2 दशक पूर्व यानी 20 साल पहले से स्टार्ट कर दिए गए थे और जल्द ही इसकी टेंडरिंग शुरू कर दी जाएगी। और यह बताते चलें कि यह सोना शुद्ध नहीं है क्योंकि 52,806.25 टन स्वर्ण नहीं है, स्वर्ण अयस्क है। और इस अयस्क से प्रति टन 3.03 ग्राम सोना निकलता है। एक टन से केवल 3.03 ग्राम सोना निकाला जाता है। तो सोनभद्र में मिले स्वर्ण अयस्क से मिलने वाला शुद्ध सोने का भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। बात करें भारत की तो कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य है और यहाँ सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटक की हुत्ती खदान से निकलता है। आंध्र प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य है। इसके अलावा झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश में भी सोने की खदानें पाई जाती हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कर्नाटक सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद झारखंड है, लेकिन यूपी अभी नहीं है क्योंकि ये केवल अयस्क पाया गया है। अभी प्योर सोना इससे निकाला जाएगा जो कि 1 टन अयस्क में 3.03 ग्राम केवल निकलता है, यानी लगभग 3-3.5 टन में 1 तोला सोना निकाला जाएगा। चलिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की बैठक पेरिस में हुई 16 से 21 जनवरी तक
इस बैठक में 205 देशों के 800 से अधिक प्रतिनिधि शामिल जो है हुए हैं और पाकिस्तान को इसमें ग्रे लिस्ट में रखने की घोषणा की गई है, क्योंकि ये आतंकवाद को धन मुहैया कराने की रोकथाम में जो है लीन पाया गया है। उसकी प्रगति की समीक्षा की गई है। बैठक में समापन में FATF ने पाकिस्तान को प्रतिबंधित सूची यानी ग्रे लिस्ट में रखने की आधिकारिक घोषणा की और इस बैठक में पाकिस्तानी दल का नेतृत्व पाकिस्तान के वित्त मंत्री हम्माद अजहर ने किया और जून 2020 तक टेरर फंडिंग पर प्रतिबंधन लगाने की नई समय सीमा तय कर दी गई। यानी अगर जून 2020 तक पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग बंद नहीं की तो उसको जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और किसी प्रकार का भी आर्थिक मदद मुहैया नहीं कराई जाएगी। चलिए, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन यानी रूरल और अर्बन मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 फरवरी को 4 वर्ष इसने पूरे कर लिए इस योजना ने और इसका जो स्टार्टिंग की गई थी 21 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे ग्राम समूहों यानी कई सारे ग्रामों को विकसित करना जिनके समूचे क्षेत्र में चहुमुखी विकास का रास्ता खुल सके और गाँवों को स्मार्ट बनाने के लिए इसका शुभारंभ किया गया था। और देख लेते हैं क्या है इसके पॉइंट। तो गांव और शहर के बीच अंतर पाटने के लिए केंद्र सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन यानी रूरबन मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत मैदानी इलाकों में 25,000 से 50,000 की आबादी तथा रेगिस्तानी पहाड़ी इलाकों में 5,000 से 15,000 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों के साथ रूरबन क्लस्टर यानी ग्राम समूह विकसित करना इसका उद्देश्य है। यानी मैदानी इलाकों में 25,000 से 50,000 की आबादी का क्लस्टर यानी कई सारे गांव और 5,000 से 15,000 जो है रेगिस्तानी या पहाड़ी इलाकों में इतनी जनसंख्या हो तो उनका क्लस्टर विकसित किया जाएगा। और इसके तहत अगले 3 वर्षों में 300 क्लस्टर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये क्लस्टर भौगोलिक रूप से नज़दीक कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाए जाएंगे और क्लस्टर का चयन राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। इस स्टार्टिंग 21 फरवरी 2016 से की गई थी। चलिए, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना। इस वर्ष यानी 2020 के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का जो विषय थीम रखी गई थी वो थीम थी भाषाओं की कोई सीमा नहीं यानी लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। और यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाए जाने की स्वीकृति 17 नवंबर 1999 को दी थी और 21 फरवरी 1952 को ढाका में कई छात्रों ने बांग्ला को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर दिया था, जो पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए थे। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने यानी यूनाइटेड नेशन ने इसी की याद में स्मृति में प्रतिवर्ष इस दिन यानी 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाने का निर्णय लिया था और बांग्लादेश में इसी दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। चलिए, 22वें विधि आयोग की जो गठन को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इसके अध्यक्ष अभी नहीं चुने गए हैं और यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में 19 फरवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई है। और ये काम क्या करता है, सरकार को जटिल कानूनी मुद्दों पर सलाह देता है और उसका कार्यकाल केवल 3 वर्ष होता है। और जो 21वां विधि आयोग था उसका कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हुआ। BS चौहान इसके जो है अध्यक्ष थे और 21वें विधि आयोग ने अनुशंसा की थी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ कराने की जो है अनुशंसा की थी और समान नागरिक संहिता की भी अनुशंसा की थी। तो ये जो है कानूनी मुद्दों पर सलाह देता है, यानी कोई ऐसा कानून जिसकी अब ज़रूरत ना हो या किसी कानून में संशोधन करना हो उसके लिए अपनी सलाह देता है और ये एक सांविधिक जो है निकाय नहीं है। चलिए, विधि आयोग भारत सरकार द्वारा समय समय पर गठित एक गैर सांविधिक निकाय है, यानी सांविधिक निकाय नहीं है। और मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद विधि मंत्रालय आयोग के गठन संबंधी अधिसूचना जारी करता है। और विधि आयोग का कार्य किसी न्याय प्रणाली में कानूनों की स्थिति की समीक्षा करना, कानूनों में सुधार करना आदि की सिफारिश करना है। आयोग का कार्यकाल अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 3 साल के लिए होता है। और 21 विधि आयोग ने केवल अब तक लगभग 277 रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त जज
तथा हाई कोर्ट के मुख्य जज इस आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। चलिए, विश्व भाषा डेटाबेस यानी वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस ने हाल ही में अपने रिपोर्ट जिसका नाम है एथनोलॉग का 22वां संस्करण जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार हिंदी विश्व में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा बन चुकी है और पूरी दुनिया में यानी विश्व में 61 करोड़ 50 लाख लोग विश्व में हिंदी बोलते हैं। और सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी, उसके बाद चीन की मैंड्रिन भाषा और उसके बाद हिंदी, उसके बाद जो है स्पेनिश और उसके बाद फ्रेंच। यानी इंग्लिश, मैंड्रिन, हिंदी, स्पेनिश और फ्रेंच, ये 5 भाषाएं टॉप हैं। तो तीसरे नंबर पर आ चुकी है हिंदी और अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। चलिए, अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के जीडीपी के मामले में 2019 में 2940 अरब डॉलर के साथ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जीडीपी के मामले में भारत ने 2019 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। तो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपना बजट पेश किया है, जिसकी कुल वैल्यू है 5.25 लाख करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ये बजट है। और इसमें किसान, युवाओं, बेरोजगार और महिलाओं के साथ साथ धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल के अनुसार विकसित करने पर खास फोकस किया गया है। और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है यूपी के, जिन्होंने बजट पेश किया है और इस बार बजट में 10,000 कुछ करोड़ 87 लाख की योजनाएं शामिल की गई हैं। तो 5.25 लाख करोड़ रुपए हमें ध्यान रखना है, जो योगी आदित्यनाथ सरकार का चौथा बजट है 2021 के लिए पेश किया है। चलिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि अब रद्द हो चुका है, इसका आधिकारिक मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन इसका जो है थीम रखा गया था और यह मोटो खेलों के स्थलों के अलावा शहर की तमाम जगहों पर अंग्रेजी में लिखा जाएगा और ये टोक्यो जापान में होना प्रस्तावित था और अब ये जो है रद्द कर दिया गया है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहें और अब रेगुलर हमारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।